आइए आज करंट जीके में अपने कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक लेके चलेंगे। इसमें सबसे पहले जो हम स्टार्ट करने जा रहे हैं, इसकी स्टार्टिंग हम एक सूचना के साथ करने जा रहे हैं। और सूचना ये है, आप सभी के लिए भी है, अन्य के लिए भी है। सूचना ये है कि वो जो मंडे आएगा, मंडे सोमवार, क्या डेट है? 15 अप्रैल 2024। 15 अप्रैल 2024 को मंडे से 2 बजे से लेकर 3 बजे तक ये हम टेक्नोलॉजी स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, टेक्नोलॉजी अपने आप में एक ये महत्वपूर्ण विषय होता है, महत्वपूर्ण विषय। और आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, ऐसा कोई एग्ज़ाम नहीं है जिसके सिलेबस में ये ना लिखा हुआ हो। टेक्नोलॉजी, जितना मैं समझता हूँ, ये आता ही आता है। करंट साइंस होती है एक तरीके से ये, इसको लेकर हम चल रहे हैं। और ये जो होगा, ये आपका ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों मोड में होगा, मतलब दोनों मोड में इसको लेके चलेंगे अपने। तो टेक्नोलॉजी है, जो भी बच्चे कंपटीशन की तैयारी करते हैं, मेरे हिसाब से इस टॉपिक को आप मिस नहीं कर सकते। एक छोटी सी बात कहूँ, मिसाइलों से संबंधित क्वेश्चन कभी देखे होंगे? आते हैं ना? बस में वही बीमारियों से संबंधित क्वेश्चन देखे होंगे, सैटेलाइट से संबंधित क्वेश्चन देखे होंगे। अभी वर्तमान में जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, रोबोट है, ठीक है, ये सब बातें इसके अंदर आएगी, टेक्नोलॉजी। तो ये हम मंडे से स्टार्ट करेंगे, 15 अप्रैल 2024 को। क्लियर? चलिए जी, अब जो मेरा पहला टॉपिक है वो लोकतंत्र के संबंध में है, डेमोक्रेसी इंडेक्स। ये अपने आप में एक महत्वपूर्ण इंडेक्स है। ये ठीक उसी तरीके का इंडेक्स है जैसे आप पढ़ते हो भ्रष्टाचार सूचकांक, करवाया दिया है आपको मैंने। ठीक है, HDI टॉप पर आता है, बहुत क्वेश्चन आता है HDI पर, मानव विकास सूचकांक पर, करवा दिया मैंने आपको। ठीक है, ये सारे करवाए हुए हैं। अब आपने उसको लिखा है, नहीं लिखा है, ये तो बेटा देखो आपकी अपनी समस्या है। उसके साथ आप जिस तरीके से आप बैलेंस करते हो वो आप पर डिपेंड करता है। लेकिन मैं आपको बता दूं, ये इंडेक्स जो होते हैं, सूचकांक जो होते हैं, ये हर दिन आते हैं लगभग। लेकिन आपको इसके अंदर छांटना होता है कि आपको कौन सा सूचकांक याद रखना है। क्योंकि यदि मान लीजिए 15-20 सूचकांक हो गए तो, और भारत का स्थान आपको करना है, तो इतना तो आप समझ गए कि ऊपर नीचे हो ही जाएगा, और जायज़ सी बात है। तो फिर उसमें से हमें ये देखना होता है कि मेरे काम की चीज़ कौन सी है। और ये हमें जानकारी देते हैं पुराने सालों के पेपर, या कोई बहुत ज़्यादा हाईलाइट हो जाए ये घटनाओं के माध्यम से। उसी दिशा में ये जो लोकतंत्र सूचकांक है, ये बहुत महत्वपूर्ण है। आइए हेडिंग डाल दीजिए, लोकतंत्र सूचकांक। लोकतंत्र सूचकांक, डेमोक्रेसी इंडेक्स। डेमोक्रेसी इंडेक्स मतलब किस देश में कितना लोकतंत्र है, ठीक है ना, उसकी हम बात करने जा रहे हैं। ये है, इसमें लिखिए, एक यूनिट है, या आप संस्था कह सकते हो, या ऐसे लिखो, जारी करने वाली संस्था। भाई इसको कौन जारी करता है? ये है EIU। कई बार इस टाइप के भी क्वेश्चन बन जाते हैं कि इसे किसने जारी किया। EIU ये होता है इकोनॉमिक इंटेलिजेंस यूनिट। इकोनॉमिक इंटेलिजेंस यूनिट।
ये ब्रिटेन की संस्था है, ये ब्रिटिश इंस्टीट्यूशन है ये। इसमें लिख दीजिए, यह वर्ष 2006 से लोकतंत्र सूचकांक जारी कर रही है, लोकतंत्र सूचकांक जारी कर रही है। ठीक, आइए अब ये जो संस्था है, ये जो वैल्यू रखती है, मान रखती है, मतलब कितने से कितने बीच में ये जारी करती है, तो इसकी जो वैल्यू रखी जाती है 0 से 10 के बीच में, 0 से 10 के बीच में इसकी वैल्यू रखी जाती है, ये मान होता है इसका। अब इसमें क्या है, इसने कुछ बातें कही है, ये आपको ध्यान रखना है। जैसे यदि ये मान 8 से ज्यादा है, 8 से ज्यादा है, तो उसे कहा जाएगा पूर्ण लोकतंत्र, मतलब कंप्लीट लोकतंत्र। अभी 100% तो देखिए कहीं नहीं हो सकता, 8 से ज्यादा है तो पूर्ण लोकतंत्र, फुल डेमोक्रेसी इंग्लिश में लिखना चाहो तो। और 8 से कम, 6 से अधिक, 8 से तो कम है लेकिन 6 से अधिक है, तो इसे कहा जाता है दोषपूर्ण लोकतंत्र, लोकतंत्र। आप कह सकते हो फ्लेवर्ड डेमोक्रेसी, फ्लेवर्ड डेमोक्रेसी, फ्लेवर्ड डेमोक्रेसी। अब 6 से कम है और 4 से अधिक है, चार से अधिक है, तो इसे कहा जाता है हाइब्रिड डेमोक्रेसी, हाइब्रिड डेमोक्रेसी। आप संकर लोकतंत्र कह सकते हो इसको, मतलब मिला जुला ये है। और 4 से जो कम है उसको कहते हैं सत्तावादी शासन, ठीक है ना, जैसे अफगानिस्तान टाइप में आप कह सकते हो सत्तावादी शासन, ये है सत्तावादी शासन, ये 0 से 10 के बीच में। अब आपको इसके अंदर ये देखना है, आपका जो आगे का चैलेंज है वो चैलेंज ये है, मुख्य रूप से भारत की रैंक कौन सी है और भारत इन चारों में से किस में आता है, ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा, तभी बात बनेगी, तभी आप न्याय कर पाओगे। भारत को ज्यादा हाईलाइट करता है इंडेक्स में हमेशा। आपने कभी भी पेपर दिया हो, थोड़ा बहुत भी पढ़ा हो, तो ऐसे आपने देखे होंगे कि इसमें भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ, चाहे आरएस का देख लो, 2021 का पेपर देख लो, 2023 का पेपर देख लो, उसमें आपको यही मिलेगा कि भारत को कौन सा स्थान मिला, ये ध्यान रखना है। चलिए जी, अब इसमें जो कुल देश हमने लिए हैं, इसने लिए लिख दीजिए कुल देश। हाँ, एक चीज और, 2 मिनट रुक जाइए, यहां पर हम लिख सकते हैं, ऐसे लिखिए लेटेस्ट। हमारे सामने जो आया है ये है लोकतंत्र सूचकांक 2023, 2023 है, और ये जो जारी हुआ है फरवरी 2024 के अंदर, फरवरी 2024 के अंदर ये जारी हुआ है। चले, इसमें जो कुल देश है, टोटल देश शामिल किए हैं 167,
अब इसमें जो टॉप 3 देश कौन से हैं, कम से कम 3 देशों के बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। सबसे निचला स्थान किसका है, ये जानकारी होनी चाहिए। और मोस्ट, भारत का स्थान कौन सा है। इन सब में इंपॉर्टेंट ये वाला लाइन है, भारत का स्थान। तो सबसे टॉप के जो हैं ये है नॉर्वे, न्यूजीलैंड, आइसलैंड। याद कीजिए, जब मैंने आपको यूरोप करवाया था वर्ल्ड ज्योग्राफी में, तब मैंने आपको नॉर्वे वगैरह ये सब करवाए थे। आप चाहो तो जहाँ मैंने नॉर्वे करवाया था वहाँ पर जाकर एक लाइन लिख सकते हो कि सब विश्व में सबसे ज़्यादा लोकतंत्र जो है नॉर्वे नामक देश में देखने को मिलता है, डेमोक्रेसी देखने को मिलती है। और इसकी स्कोर वगैरह जो है याद रखने की जरूरत नहीं है, बस जानकारी 9.81। और सबसे निचला स्थान जो है ये अफगानिस्तान का है, 167। सबसे निचला स्थान जो है अफगानिस्तान का है। चले अब आ जाइए भारत पर। भारत को जो स्थान मिला है ये मिला है 41। और इसका जो स्कोर है ये है 7.18। अब आपको ये देखना पड़ेगा, कोई जरूरी नहीं है आपसे ऐसे पूछ ले कि भारत की स्थिति कैसी है, भारत में लोकतंत्र की स्थिति कैसी है, नवीनतम रिपोर्ट के आधार पर। तो अभी अपनों ने बात की थी कैसा है फ्लेवर्ड डेमोक्रेसी, दोषपूर्ण लोकतंत्र। तो इस स्कोर के आधार पर दोषपूर्ण लोकतंत्र है ये। दोषपूर्ण लोकतंत्र है। चले आइए, यहां आपको यह भी ध्यान देना है कि 2022 में भारत का जो स्थान था ये 46वां था। दो 2022 में जो भारत का स्थान था ये 46वां था। चले एक तो ये चीजें हैं। एक, हालांकि राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार अभी मिलने वाले हैं, तो वैसे तो उससे पहले 2023 के अंदर मिल गए थे राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार। याद कीजिए वो जो दो अभिनेत्रियों को मिला था, मैंने करवाए थे वो, ठीक है, मिमी वगैरह फिल्म के लिए मिले थे ना, वो तो हो गए थे सारे। वो उसमें थोड़ा अपडेशन आया है, थोड़ा ध्यान रख लेना। नया टॉपिक है, लिख दीजिए राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों में परिवर्तन। ये चीजें आगे काम आती है, ध्यान रखना। फिल्म पुरस्कारों में परिवर्तन।
इसमें क्या है, एक इंदिरा गांधी पुरस्कार दिया जाता था, ठीक है ना, उसका नाम बदल दिया गया है। तो इसमें लिख दीजिए, पहला चेंजेस तो ये है, इंदिरा गांधी पुरस्कार का नया नाम, इंदिरा गांधी पुरस्कार का नया नाम। इसको कहा जाएगा आप किसी निर्देशक की पहली सर्वश्रेष्ठ फिल्म। इंदिरा गांधी पुरस्कार जो देते थे उसका नाम बदलकर ये कर दिया गया है किसी निर्देशक की पहली सर्वश्रेष्ठ फिल्म, ठीक है। अब इसमें क्या है, राशि भी बढ़ा दी गई है। इसमें जो राशि अब कर दी गई है 3 लाख रुपए। एक तो इंदिरा गांधी पुरस्कार का नाम बदल दिया, नाम बदलकर क्या लिखा है, किसी निर्देशक की पहली सर्वश्रेष्ठ फिल्म, ये इसका नाम है। और एक जो राशि है वो भी बढ़ा दी गई है। एक महत्वपूर्ण चेंजेस ये किया गया है। आइए, एक पुरस्कार दिया जाता था नरगिस दत्त पुरस्कार। नरगिस दत्त पुरस्कार दिया जाता था, ठीक है। ये जो पुरस्कार दिया जाता था राष्ट्रीय एकता पर बनी फिल्म के लिए। राष्ट्रीय एकता पर बनी फिल्म के लिए। इसमें लिखो, इस पुरस्कार को सामाजिक मुद्दों पर सर्वश्रेष्ठ फिल्म, इस पुरस्कार को सामाजिक मुद्दों पर सर्वश्रेष्ठ फिल्म और पर्यावरण संरक्षण पर सर्वश्रेष्ठ फिल्म, पर्यावरण संरक्षण पर सर्वश्रेष्ठ फिल्म के साथ मिलाते हुए एक ही पुरस्कार कर दिया गया है। एक ही पुरस्कार कर दिया गया है। मतलब आप ये कह सकते हो कि इन 3 पुरस्कारों को मिला दिया गया है। एक तो नरगिस दत्त पुरस्कार है, एक सामाजिक मुद्दों पर बनी सर्वश्रेष्ठ फिल्म है, एक पर्यावरण संरक्षण पर बनी सर्वश्रेष्ठ फिल्म है। इन तीनों फिल्मों को, पुरस्कारों को क्या कर दिया गया है, मिला दिया गया है और एक ही पुरस्कार कर दिया गया। मतलब पहले 3 दिए जाते थे, अब 1 दिया जाएगा, ठीक है। इसका क्या नाम लिखा है, ध्यान से लिखना। लिखिए, राष्ट्रीय सामाजिक और पर्यावरणीय मूल्यों को
बढ़ावा देने वाली पर्यावरणीय मूल्यों को बढ़ावा देने वाली सर्वश्रेष्ठ फिल्म, बढ़ावा देने वाली सर्वश्रेष्ठ फिल्म। चले, होगी बात सारी। अब देखो तीसरा क्या चेंजेज है। जैसे सर्वश्रेष्ठ अभिनेता ये कहा जाता था, सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री कहा जाता था, इसका पुरस्कार मिलता था। ठीक, तो इसको ये नाम दिया गया है लिखो मुख्य भूमिका में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता। और यहां मुख्य भूमिका में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री। इसी तरीके से एक पुरस्कार दिया जाता था सहायक अभिनेता, ऐसे बोलते थे, सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता। ऐसे लिखा जाता था। तो इसमें लिख दीजिए सहायक भूमिका में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता, इसको अब ये नाम दिया गया है, सहायक भूमिका में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता, ये नाम दिया गया है। और वैसे यदि सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेत्री है तो उसको क्या नाम दिया गया है, सहायक भूमिका में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री। ये ध्यान रखना है आपने। चलिए, और नेक्स्ट लिखिए चौथा, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। दादा साहब फाल्के पुरस्कार की राशि। ये राशि बढ़ा दी गई है, ये राशि कर दी गई है 15 लाख। ब्रैकेट में लिख देना, इससे पहले 10 लाख थी। इससे पहले 10 लाख थी। चले, आइए, ये महत्वपूर्ण है, ध्यान रखना। आपने कुछ नाम सुने होंगे, भारत दाल नाम सुना है? भारत दाल
किसने नाम सुना है? हैं? क्या क्या कह रहे हैं? नहीं तो इसमें फिर कौन सी बड़ी बात होगी, ये बोल के क्या कर दिया? इसमें क्या क्लास हंस गई? क्लास तो नहीं हंसी, तो फिर इसमें क्या बड़ी बात होगी? हैं? तो फिर हैं? नहीं, कोई तीर कमान लेके कोई तीर मार दिया, क्या कर दिया? मैंने ये पूछा, क्या जवाब दिया है आपने? किसकी तैयारी कर रहे हो? किसकी तैयारी कर रहे हो? हैं? फिजिकल एजुकेशन की। और कल को आपसे ये कह दे कि कोई इस तरीके का क्वेश्चन पूछे और आप ऐसे जवाब दो तो आपको कैसा लगेगा? वेरी गुड, तालियां बजवाओगे? बोलो बोलो। हाँ हाँ, अभी मैं जानता हूं, ये सारे पंगे किए हुए हैं हमने, टेंशन मत रखो इस चीज की। बोलचाल में सबको ऐसा लगेगा कि आप सही हो, लेकिन जब इसका अध्ययन किया जाएगा, एनालाइज किया जाएगा, तब पता लगेगा कि ये बेमतलब की बात है। कोई बात नहीं जी, करेंगे, आपसे ही बात करेंगे। तो भारत दाल का नाम तो इन्होंने अभी सुना है मेरे मुंह से। गुड क्वेश्चन है ये, अच्छी बात है। भारत चावल, ये भी अभी सुना है मेरे मुंह से। यही हो गया। चलिए जी, तो देखो बेटा, ये ध्यान रखना है आपने, जब हम इन शब्दों को लिखते हैं तो आपको ये नॉर्मल बात लगेगी, लेकिन ये नॉर्मल नहीं है। ध्यान रखना, ये नॉर्मल इसलिए नहीं है कि आप जानते हो कि भारत में वर्तमान में महंगाई का जो स्तर है वो बहुत टॉप पर चला गया। हालांकि किसी का ध्यान नहीं है, वो एक अलग बात है, लेकिन महंगाई टॉप पर है, बचत कम हो रही है। तो भारत सरकार ने क्या किया, ये दाल और चावल इनको सस्ते रेट पर उपलब्ध करवाए हैं। अब जो दालों को सस्ते रेट पर उपलब्ध करवाया है उसको तो नाम क्या दिया है? भारत दाल, ठीक है। और जो चावल को किया है उसको क्या नाम दिया है? भारत चावल। एक और था, मैं बता देता हूं यहां पर, भारत आटा। याद कीजिए, जब ये न्यूज आई थी तब अखबार में ऐसे आया था, सरकार बेचेगी आटा। ये थोड़ा अजीब सा लगता है। तो भारत सरकार ने महंगाई को कंट्रोल करने के लिए, ठीक है, महंगाई को कंट्रोल करने के लिए नागरिकों तक, लोगों तक सस्ता आटा उपलब्ध कराने के लिए भारत आटा लॉन्च किया, सस्ती दाल उपलब्ध कराने के लिए भारत दाल लॉन्च की, ठीक है, और ये चावल सस्ते उपलब्ध कराने के लिए भारत चावल लॉन्च किया, ठीक है। ये तीन नाम है, ध्यान रखना, और तीनों अलग अलग है, तीनों अलग अलग है, एक नहीं है, ध्यान रखना ये। तो मैं ये कह सकता हूं कि इन तीनों का उद्देश्य भारत में महंगाई को कंट्रोल करना है, कह सकते हैं ना। तो इसके नीचे लिख दीजिए, इसमें लिखो, इसके तहत भारत सरकार उपभोक्ताओं को महंगाई से राहत प्रदान कर रही है। महंगाई से राहत प्रदान कर रही है। इन तीनों के माध्यम से
इन तीनों के माध्यम से आटा, दाल और चावल, आटा, दाल और चावल सस्ती दर पर उपलब्ध करवाया जा रहा है। सस्ती दरों पर उपलब्ध करवाया जाए। समझ गए? ये छोटी मोटी बात नहीं है, ध्यान रखना। शब्दों में आपको ऐसा लग जाएगा कि नॉर्मल बात है, लेकिन जब ये क्वेश्चन आएगा तो आपको घुमा के रख सकता है। आपसे कह देगा भारत चावल क्या है, और उसमें वो उसने यदि डाल दिया चावल की एक नई किस्म, तो टूट के पड़ोगे तुम लोगों के। कोई निकाल दी होगी चावल की नई किस्म, जबकि चावल की किस्म नहीं है, ये एक तरीके का प्रोजेक्ट है जिसमें चावल सस्ती दर पर उपलब्ध करवाया जा रहा है। ये अभी फरवरी में चालू किया था चावल वाला, तो इससे पहले आटा और दाल चावल किए थे, महंगाई से राहत दिलाने के लिए। ठीक है, आइए अब आइए नेक्स्ट, ग्रैमी अवार्ड। देखो वैसे तो ये जो ग्रैमी अवार्ड है, सबसे महत्वपूर्ण जो क्वेश्चन बनता है वो यही बनता है कि किस क्षेत्र में दिया जाता है। यदि ये किसी ऐसे व्यक्ति को मिल जाए, भारतीय को मिल जाए, तो इंपॉर्टेंट हो जाता है। हालांकि इस बार ये भारतीय को तो नहीं मिला है, लेकिन भारतीय बैंड को मिला है, तो ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना? और पुराने पेपर देखोगे तो इस पे ज्यादातर क्वेश्चन यही पूछा कि ग्रैमी अवार्ड किस क्षेत्र में दिया जाता है, संगीत के क्षेत्र में। तो इसमें एक लाइन लिख दीजिए, इसमें लिखो क्षेत्र संगीत, संगीत के क्षेत्र में दिया जाता है ये। चलें, फिर लिखो कौन सा देश देता है, इसमें लिखो यह अमेरिका का पुरस्कार है, यह अमेरिका का पुरस्कार है। चलिए, शक्ति, शक्ति, ठीक ना? तरीके से लिखना, हालांकि ज्यादा चांस तो इसी के है क्योंकि इसी को ही मिला है। ठीक है ना? आपको पता होना चाहिए शक्ति क्या है। ठीक है, 2 मिनट सुन लीजिए ताकि आप उलझ ना जाओ। इसमें एक क्वेश्चन तो देखिए ये है कि ग्रैमी अवार्ड किस क्षेत्र में दिया जाता है, संगीत के क्षेत्र में दिया जाता है, अमेरिका का पुरस्कार है, हो गया। शक्ति क्या है? शक्ति क्या है? एक बैंड है, जैसे बैंड बाजे वाले होते हैं ना, बैंड बनाते हैं ना, बैंड ग्रुप देखते होंगे आप। इस बैंड में भारतीय है, भारतीय संगीतकार, जैसे जाकिर हुसैन इसके अंदर है। ठीक है, इस बैंड को मिला है एक दिस मोमेंट नामक एल्बम है, उसके लिए। लेकिन अवार्ड किसको मिला है? बैंड को, एल्बम को नहीं। तो इसमें एक लाइन लिख दीजिए, शक्ति के आगे लिखो यह एक बैंड है, यह एक बैंड है जिसे जिसे ग्रैमी अवार्ड मिला है, ग्रैमी अवार्ड मिला है। ग्रैमी अवार्ड मिला है। अब इस बैंड में कौन कौन शामिल है? अब सारों के नाम लिखने की जरूरत नहीं है। एक है जाकिर हुसैन, शंकर अनंत महादेवन, और भी है बहुत सारे, लेकिन मैंने मेन लिखा दिए। ठीक है, आइए। हाँ जी, बैंड
बैंड कहाँ का है? इंडिया का। शक्ति नाम आ गया ना, लेकिन इसमें और भी है बहुत सारे। और इसे जो मिला है, अभी कुछ तो किया होगा इसने। लिखिए, दिस मोमेंट नामक एल्बम के लिए, दिस मोमेंट नामक एल्बम के लिए दिस मोमेंट नामक एल्बम के लिए। चलिए जी, क्लियर हुई बात सारी? बस इतना करना है आपने। शक्ति बैंड है जिसको ग्रैमी अवार्ड मिला है, इनका जो एल्बम है दिस मोमेंट उसके लिए मिला है। और इसके अंदर मुख्य रूप से क्या है, जाकिर हुसैन भी शामिल है, शंकर अनंत महादेवन भी है। 3 क्वेश्चन, ज़्यादा नहीं, क्योंकि पूरी लंबी लिस्ट होती है इसकी, पूरी लंबी लिस्ट होती है। जैसे मैंने आपसे एक क्वेश्चन मैंने करवाया था, ऑस्कर अवार्ड 2023 के मिले। अब इसकी लंबी चौड़ी लिस्ट है, लेकिन आपको क्या ध्यान रखना है? सर्वश्रेष्ठ फिल्म बताएगा कोई? ओपेनहाइमर। इसके बारे में आपको पूरी डिटेल दी थी। उसी टाइप का क्वेश्चन है ये। एक तो ये क्वेश्चन टॉप का है इंटरनेशनल करंट में, एक ही ये शक्ति। जहां तक मुझे लगता है शक्ति पे क्वेश्चन आएगा, जहां तक मुझे लगता है। चलिए अब आ जाइए, देखिए एक फल है, उस फल का नाम है, लिख दीजिए, काजी नींबू। काजी नींबू, काजी नींबू, काजी नींबू। थोड़ा सा नींबू नाम आपके सामने आ रहा है, क्योंकि देखो बोलने का अपना अपना एक तरीका है। वास्तव में क्या है ये? देखो ये है खट्टे नींबू, खट्टे नींबू है, खट्टे नींबू। खट्टे नींबू, आइए इसमें लिखो, इसे वर्ष 2016 में जीआई टैग मिला था, ज्योग्राफिकल इंडिकेशन टैग। जीआई टैग मिला था। एक तो ये बात है इसकी। जीआई टैग के बारे में अभी मैं बात नहीं करने जा रहा हूं। जीआई टैग क्या होता है इसको थोड़ा समझ लीजिए। ज्योग्राफिकल इंडिकेशन, ये क्या होता है? किसी भी क्षेत्र विशेष में जो प्रोडक्ट होता है उसको यदि कोई जीआई टैग दे देता है, एक संस्था है वो उसको जीआई टैग देती है। यदि जीआई टैग दे देती है, इसका मतलब उसका मान बढ़ता है। ठीक है, अब उसकी अपनी एक लिस्ट होती है। तो जो कोई पर्यटक होता है, टूरिज्म को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है ये। कोई पर्यटक होता है, वो आता है तो वो कहता है कि यहाँ का फेमस क्या है। जैसे हम कभी जाते हैं ना, किसी होटल पे गए, हमें नहीं पता उसमें क्या है, तो हम उससे क्या कहते हैं कि यार तेरा फेमस क्या है? वो कहता है जी मेरी फेमस तो रबड़ी है। तो कहते रबड़ी दे दे। किसी भी होटल में जाते हैं ना कुछ उसका फेमस होता है। तो कोई जब पर्यटक आता है तो वो ये कहता है कि यार यहाँ का फेमस क्या है? कि यहाँ के ये खट्टे नींबू फेमस है। गंगापुर सिटी में गए कि क्या फेमस है? क्या जी खीर मोहन फेमस है। अलवर में गए क्या जी कलाकंद फेमस है। गंगानगर गए क्या जी किन्नू पसंद है। झुंझुनू गए क्या जी पेड़े पसंद है।
तो अब होता है ना कि जब जैसे हम झुंझुनू गए, शेखावटी क्षेत्र में हम गए, तो हमारे दिमाग में कहता है पेड़े तो खा के जाएंगे भाई। गंगापुर सिटी गए, या खीरमोहन तो खा के आएंगे। समझे ना बात को? वहां की स्पेशलिटी होती है बंगाली रसगुल्ले, बीकानेरी भुजिया, समझे ना बात? सोजत की मेहंदी, समझे ना? क्वेश्चन आ चुके हैं ना ये उनको जीआई टैग मिला हुआ है। तो इससे क्या होता है, उसका मान बढ़ता है, तो उसकी बिक्री में भी इजाफा होता है, उसकी प्रसिद्धि भी होती है, एक तरीके से उसकी मार्केटिंग होती है। तो 2016 में इसको जीआई टैग मिला था, ज्योग्राफिकल इंडिकेशन। अब नई क्या बात है? नई ये बात है कि फरवरी 2024 में इस फल को असम ने अपना राज्य फल घोषित किया है। सरकार ने घोषित किया, असम की सरकार ने। तो आपके यहां पर क्वेश्चन ये बनता है कि काजी नींबू या खट्टे नींबू, ये भी दे सकता है, किस राज्य का राज्य फल है? असम का है। तो इसमें लिख दीजिए फरवरी 2024 में असम की सरकार ने इसे राज्य फल घोषित किया है। इसे राज्य फल घोषित किया है। चलिए, एक किताब है, ठीक है ना? पूरी उम्मीद है कि वो आपके यहां पर क्वेश्चन जरूर आएगा। लिख दीजिए, छोटे छोटे है ये, सपनों की रोशनी, मेरी नजर में है जी मोस्ट इंपॉर्टेंट, लगा दीजिए सपनों की रोशनी। किताबों पे क्वेश्चन आते हैं ना, ये उसी टाइप की है। चलिए, ये क्या है? इसके जो राइटर है, ये है कैलाश सत्यार्थी। नाम सुना है? कैलाश सत्यार्थी कौन है ये बाल अधिकारों के लिए, बच्चों के अधिकारों के लिए काम करते हैं। इन्हें 2014 में मलाला यूसुफजई के साथ, जो कि लड़कियों की शिक्षा को प्रोत्साहित करती है, इन दोनों को संयुक्त रूप से शांति के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार मिला था। उनकी पुस्तक आई है ये। तो आप खुद सोच लीजिए कितनी महत्वपूर्ण है, ठीक है ना? आपने तो देखिए सलमान रश्दी की फिल्म, वो मिडनाइट चिल्ड्रन पर फिल्म बनी हुई है ना, वो भी कई बार आता है। तो इसमें लिख दीजिए, ये बच्चों के अधिकारों पर अधिकारों के लिए काम करते हैं। ये बच्चों के अधिकारों के लिए काम करते हैं। इन्हें वर्ष 2014 में पाकिस्तान की मलाला यूसुफजई ब्रैकेट में लिख दीजिए लड़कियों की शिक्षा को प्रोत्साहित करती है। ब्रैकेट बंद कर दो। पाकिस्तान की मलाला यूसुफजई, ब्रैकेट में लिखो, लड़कियों की शिक्षा को प्रोत्साहित करती है। के साथ शांति का
नोबेल पुरस्कार मिला था, के साथ शांति का नोबेल पुरस्कार मिला था। शांति का नोबेल पुरस्कार मिला था। चले, अभी कुछ चीजें आपके सामने घटित हुई है। जैसे एक तो अरविंद केजरीवाल को जेल भेज दिया गया मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में, ठीक है ना। तो कुछ सबूत आपके सामने आए, जो भी है घटनाक्रम आप देख रहे हो, ठीक है। तो यहां पर आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है, ठीक है ना। जैसे जेल चले गए, इससे पहले यदि अपने बात करें तो एक हेमंत सोरेन का नाम सुना होगा आपने, ठीक है ना, झारखंड के, उनका नाम आपने सुना होगा, हेमंत सोरेन। तो वो हट गए थे, फिर अरविंद केजरीवाल के साथ ये चल रहा है। अभी इन चीज़ों को देखिए क्या होता है, कैसे है, इससे आपको कॉन्स्टिट्यूशन भी समझ में आएगा। तो ये जो घटना है, इसमें बार बार आप देख रहे हो, ये आपस में मिल रहे हैं, हेमंत सोरेन के परिवार के मिल रहे हैं, चल रहा है ना सारा मामला। तो आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है, झारखंड के नए मुख्यमंत्री, ये छोटे छोटे एग्जाम जो होते हैं ना, उनमें कई बार पूछ लिए जाते हैं। ये है चंपई सोरेन, चंपई सोरेन, इसमें लिख दीजिए। ये हेमंत सोरेन के स्थान पर बने हैं, हेमंत सोरेन के स्थान पर बने हैं। चले, एक नाम और है मेरे पास, ओलेग कोनोनेको, ओलेग कोनोनेको। ज्यादा चक्कर में नहीं पड़ना आपने, सिर्फ नाम ध्यान रखो, रिकॉर्ड बनते हैं, टूटते रहते हैं। अंतरिक्ष में सबसे ज्यादा समय तक रहने का रिकॉर्ड इसने बनाया है। इससे पहले भी रशिया के पास था, अभी भी रशिया के पास है। ये रशिया का ही है, इसमें लिख दीजिए। ये रूस के अंतरिक्ष यात्री है। आज ये छोटे छोटे पॉइंट कराए हैं, ये बहुत महत्वपूर्ण है। ये रूस के अंतरिक्ष यात्री है, रूस के अंतरिक्ष यात्री है, जिन्होंने अंतरिक्ष में सर्वाधिक समय तक रहने का रिकॉर्ड बनाया है। ठीक है, तो 878 दिन से भी ज्यादा है, ठीक है। क्योंकि ये दिन तो देखिए बढ़ते जाते हैं, लेकिन जब तक हमारे पास जो रिपोर्ट है, ऐसे तो पूछेगा नहीं कितने दिन रहा, आप यहां पे लिख दो 878 दिन से भी ज्यादा। आपको सिर्फ नाम याद रखना है, ओलेग कोनोनेको, रूस के अंतरिक्ष यात्री है ये, जिन्होंने अंतरिक्ष में सर्वाधिक समय तक रहने का रिकॉर्ड बनाया। इससे पहले भी रूस के थे, उसका रिकॉर्ड इन्होंने तोड़ दिया। वो नाम फालतू पंगे मत लो, ऐसे कुछ नहीं, इसका नाम ध्यान रखो बस, ठीक। चलिए जी, आज इतने ही बात करेंगे।